रामगढ़ उपचुनाव में जो छात्र चुनाव लड़ रहे थे वो भी छात्र जो है सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। ऐसे समय में आपके तरफ से ना कोई बयान जारी होता है या फिर ना प्रचार के लिए उतरते हैं, तो क्या आपका सीधा फोकस 2024 को लेकर है? लगता है 2024 तक आपको इस मैदान पर खेलने दिया जाए से आप आते हैं महतो कम्युनिटी से, मगर आज तक जो मुख्यमंत्री है कोई भी कुर्मी नहीं बना है, तो क्या इसका असर 2024 में? जयराम महतो 2024 में किसी पार्टी को अपना समर्थन देंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर थर्ड फ्रंट? चुनावी सभा में स्कॉर्पियो में चढ़ के भाषण देते तो लोकतंत्र के मंदिर में भी आप स्कॉर्पियो ही लेके जाएंगे, आम क्वेश्चन। फिर एक बार सरकार नियोजन नीति को लेकर घिरते हुए नजर आ रही है और इसका खामियाजा सरकार को रामगढ़ उपचुनाव में भी देखने को मिला। 18 प्रत्याशी में 12 जो प्रत्याशी थे वो छात्र थे जो सरकार की नीतियों को लेकर विरोध भी कर रहे थे। नियोजन नीति को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जयराम महतो है। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार जो वर्तमान नई नियोजन नीति ला रही है उसको यह किस ढंग से देखते हैं। दादा, आप लोगों से राय लिया गया है, सरकार ने 7 लाख युवाओं से यह राय लिया है और नई नियोजन नीति ला रही है। ऐसी चर्चा है कि 2016 से पहले जो नियोजन नीति थी उसी को लागू किया जाएगा। इसको आप किस ढंग से देख रहे हैं? सबसे पहली बात, जो वर्तमान नियोजन नीति सरकार लेके आ रही है मेरे हिसाब से झारखंडियों के लिए कब्रगाह साबित होगी। और जो सरकार कह रही है कि 2016 से पूर्व की नीति, तो 2016 से पूर्व की सरकार ही रहने देते हैं। क्यों आप सरकार बनाए हैं? यदि उसी सरकार को फॉलो करना था, उसी की नीतियों को प्रशंसा करनी थी, उसी की नीतियों को स्थापित करना था, तो आपने नई सरकार बनाई क्यों है? और कहीं ना कहीं आपकी नई सरकार इसलिए बनी है क्योंकि जो उस समय की सरकार थी, जो 60 और 40 की नीति लेकर आई थी, उस सरकार से नाखुश थी। उसी कारण आपकी सरकार को मौका दिया है कि आप एक बेहतरीन नीति लेकर आएं जो झारखंड के युवाओं को लाभ मिल सके। लेकिन आप 60-40 लेकर आ रहे हैं। 60-40 यानी सीधा शब्दों में 60 झारखंड के लिए और 40% नौकरियां गैर झारखंड के लिए। क्या ये पूरे हिंदुस्तान में, भारत देश के किसी कोने में स्थापित किसी राज्य में ऐसी नियोजन पॉलिसी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोग स्टडी करके आए हैं। यही हमारे बगल के जो 4 पड़ोसी राज्य हैं उनसे का उदाहरण देना चाहेंगे। बिहार की अगर बात करें तो वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। उड़ीसा में अगर आप जाइएगा तो बुरी तरह फंसिएगा। वहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि 7th क्लास आपका उड़ीसा के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से होना चाहिए और साथ ही साथ उड़िया भाषा आपका पेपर होना चाहिए। दूसरी बात, आपको किसी भी हाल में उड़िया भाषा लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए और समझने आना चाहिए। यानी वहाँ तो आप इंटर कर ही नहीं सकते हैं। अगर उड़ीसा के नियोजन नीति की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें जो कि हमारा एक पड़ोसी राज्य है, वहाँ भी स्पष्ट लिखा है कि छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। अगर बंगाल की आप बात करें तो बंगाल की एक यूनिवर्सिटी का हम उदाहरण देना चाहेंगे, शायद लॉ कॉलेज का है। वहाँ 100 में से 90 सीटें एकदम बंगालियों को जाती है और 5% शायद मैंने जो गोरखा है शायद नेपाल टाइप के कुछ हैं उनको जाती है और 5 सीटें ऑल ओवर इंडिया को जाती हैं। ये तो नीतियां हैं हमारे पड़ोसी राज्यों की। लेकिन झारखंड चूंकि चारागाह है, झारखंड चूंकि लूटखंड है, यहाँ सबकी नजरें हैं, यहाँ दोहरी नजरें हैं। वे अभ्यर्थी अपने राज्यों में भी फॉर्म भरते हैं, अपने राज्यों में भी नौकरियां लेते हैं और नहीं मौका मिले वहाँ तो अब झारखंड चले आते हैं, जो कि किसी भी हाल में संवैधानिक दृष्टिकोण से भी गलत है। क्योंकि भारत का संविधान ही कहता है कि कोई भी अभ्यर्थी एक ही राज्य में स्थानीय निवासी का दावा करते हुए किसी भी नियोजन में लाभ ले सकता है। बाकी उस राज्य की जो पॉलिसी है वो राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने राज्य के हितार्थ के लिए नीति बना सकती है। और जयराम जी, सवाल ये रहेगा कि आप भी सरकार की नीतियों का विरोध करते आए हैं और रामगढ़ उपचुनाव में जो छात्र चुनाव लड़ रहे थे वो भी छात्र जो है सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। ऐसे समय में आपके तरफ से ना कोई बयान जारी होता है या फिर ना प्रचार के लिए उतरते हैं, तो क्या आपका सीधा फोकस 2024 को लेकर है? हाँ बिल्कुल, हम लोग स्पष्ट कहें कि उपचुनाव को लेकर नहीं। यदि मैंने व्यवस्था में परिवर्तन ही करना हो, अगर आवाज़ ही देनी हो और सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों पर अगर चर्चाएं करनी हो, दोनों की गलतियों को भी सरकार मैंने जनता को बताना है, तो 2024 में ही बताई जाएगी। एक फ्रेश चुनाव होगा और एक फ्रेश उम्मीद और एक फ्रेश मैंने विश्वास के साथ एक व्यवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करने का पहल किया जाएगा। उस चुनाव में जयराम महतो भी भाग लेगा? हम लोग एक विचारधारा बन के भाग लेंगे। हमें एज ए कैंडिडेट भाग ले या ना ले, एक आइडियोलॉजी बन के जरूर भाग लेंगे। क्या कुछ आपके एजेंडा रहेंगे और किन चीजों को लेकर आप लोगों तक जाएंगे उस समय? देखिए, सबसे पहला एजेंडा हमारा जो रहेगा वो स्थानीयता को लेकर रहेगा कि स्थानीयता को परिभाषित करना ही होगा। क्योंकि किसी भी राज्य में आप चले जाएं वहाँ कॉलम होता है कि बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, बंगाल का निवासी होना चाहिए, उड़िया का निवासी होना चाहिए। लेकिन झारखंड में कोई कॉलम नहीं है, वहाँ साफ लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्थानीयता परिभाषित नहीं है। 1985 की नीति मान्य होगी नहीं, क्योंकि 1985 से पहले से लोग अन्य राज्यों के आके यहाँ बसे और बसे वो मैटर नहीं है, वो अपने राज्यों में भी उनका संबंध है, दोनों राज्यों में उनका संबंध है, ये कतई मान्य नहीं हो सकता है। सबसे पहली जो
एजेंडे होंगे वो 1900 माने जो हमारा 1932 खतियान, उसको आधार मानकर, डेडलाइन मानकर उसके इर्द गिर्द एक नीति तय की जाए जो स्थानीयता के तौर पर कार्य करे। नियोजन पॉलिसी रहेगी और हमारी एक महत्वपूर्ण नीति रहेगी जो रहेगी जमीन संबंधित नीति। आज झारखंड अगर बना ही है तो कहीं ना कहीं जमीन को बचाने के लिए बना है, लेकिन आज वर्तमान सरकार की बात करें तो हम जमीन नहीं बचा पा रहे हैं। केंद्र सरकार अलग लूट रही है, राज्य सरकार अलग से सपोर्ट कर रही है और फाइनली हम लोग जमीन को बचा नहीं रहे हैं। अतः हमारी जो एजेंडों में रहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जमीन का जो गलत तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है या फिर अन्य राज्यों के लोग गलत तरीके से CNT के कानूनों के होने के बावजूद जमीनें खरीद रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। और जहां जहां उद्योग की स्थापना होगी वहां कहीं ना कहीं एक बेहतर उद्योग नीति, विस्थापन नीति बनाई जाए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट उन लोगों को मिले जो लोग उस योजना परियोजना के माध्यम से विस्थापित होने का काम करेंगे। 2 विधायकों की सदस्यता गई है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है, ऐसा लोग कहते हैं। क्या लगता है 2024 तक आपको इस मैदान पर खेलने दिया जाएगा? देखिए, अभी से चर्चाएं वास्तविकता है और फंसाने का प्रयास चल ही रहा है। सिंदरी कांड आप देख सकते हैं, वहाँ के DSP महोदय का खुद इंटरव्यू जाकर ले सकते हैं। उन्होंने खुद जब हम पहुँचे तो बड़ा आग्रह किया कि किसी प्रकार बच्चे लोग को शांत करो क्योंकि तुम्हारा कहना मानेंगे, तुम अच्छा टाइम में आए हो। लेकिन उसके बावजूद हमारा नाम FIR में डाला जाता है, जबकि पेपर में भी हमारे लिए पॉजिटिव छापा जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग चाहेंगे कि 2024 की जो रणभूमि साझे जो वहाँ जो बिगुल फूका जाए उसमें हम ना दिखें, ऐसा प्रयास होगा। 2024 तक मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे जो हमें राजनीति के मैदान से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। ये सच्चाई है क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अपने सत्ता में इतने मदहोश हैं कि गलत को गलत कहने में डर करते हैं, सही को सही कहने का साहस नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से 2024 चैलेंजिंग होगा। कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, महतो कम्युनिटी से, मगर आज तक जो मुख्यमंत्री है कोई भी कुर्मी नहीं बना है, तो क्या इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा उद्देश्य मुख्यमंत्री का नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि विकास सबका माने चौतरफा विकास हो, हर समुदाय का विकास हो। एक ऐसा व्यक्ति CM के पोस्ट पर लीड करे जो ये ना कहे कि हम आदिवासियों के वोट से ही मुख्यमंत्री बने हैं। आज दुर्भाग्य का विषय है, हेमंत सोरेन कई बार कहते हुए नजर आए, अरे भाई आदिवासियों की संख्या 25% है। हम लोग भी चाहते हैं आदिवासी राज्य है तो पहला विकास आदिवासियों को ताक में ही रख करो, लेकिन ये कौन सा बयान कि हम आदिवासी केवल हमें वोट दें, बाकी 75% क्या इंसान नहीं है? तो एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो सभी समुदायों को सामंजस्य बनाकर ले चले और सबके अधिकारों को आंख खोलकर देखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति के, एक समुदाय के अधिकारों को देखे। आज उस कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही हैं, इसीलिए आज बहुत सारे लोग आंदोलन नहीं कर रहे। तो ये लोग अपनी भागीदारी देख रहे हैं, अरे हमारी जितनी आबादी है उसके अनुसार तो भागीदारी, उसको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा है, जाने दो जिसका होगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से इस राज्य भी कमजोर होगा क्योंकि देखिए राज्य आदिवासी मूलवासी मिलके ही पूरक है। अगर आदिवासी भाइयों को ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग सुरक्षित हैं, मूलवासियों को कुछ होने समय कुछ नहीं होगा, तो उदाहरण रांची है। रांची में जैसे जैसे प्रवासियों की संख्या बढ़ी, जैसे जैसे अतिक्रमणकारियों की संख्या बढ़ी, सबसे ज्यादा अगर टारगेट हुआ है जमीन तो आदिवासी का आप देख सकते हैं, मुंडा, संथाल, उरांव इत्यादि कितना जमीन माने गलत तरीके से CNT होने के बावजूद लिया गया है। यानी अगर आदिवासी सुरक्षित है तो उसका चक्रव्यूह में माने उसका जो कनेक्टिविटी में मूलवासी हैं, और अगर मूलवासी सुरक्षित है उसके लिए आदिवासी उसके पूरक है। अगर दोनों ऐसा सोचते हैं कि हम एक दूसरे के बिना चल लेंगे तो मेरा ही मानना है आने वाले 20 सालों में इसका एक बहुत माने दुभर परिणाम होगा जो शायद दुखदायी होगा। लास्ट प्रश्न रहेगा जयराम जी कि जयराम महतो 2024 में किसी पार्टी को अपना समर्थन देंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर थर्ड फ्रंट रहेगा आप? देखिए, हम लोग स्वतंत्र होकर, अगर हमारी राजनीति में कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा प्रत्यक्ष रूप से या फिर कैंडिडेट के माध्यम से अगर समर्थन ही देना रहा, तो जो वर्तमान में झारखंड में रूल कर चुके हैं, नाम ही ले लेते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ICU हो, इत्यादि इत्यादि जो भी झारखंड में रूल कर चुकी हैं, इनके अलावा अगर कोई दल ऐसा दिखे जो झारखंड में सत्तारूढ़ नहीं हुआ है, अगर उनकी विचारधारा झारखंडियत से मेल खाती तो ठीक है, और नहीं तो फिर एक स्वतंत्र युवाओं का संगठन होगा और प्रत्येक विधानसभाओं में जहां जहां तक सामर्थ्य होगा स्वतंत्र होकर युवाओं को लड़वाया जाएगा और एक नई विचारधारा का सृजन किया जाएगा, उसे स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ जाना यानी कहीं ना कहीं फिर उसी विचारधारा को एक्सेप्ट करना जिस विचारधारा के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिस तरह से आप जो है चुनावी सभा में स्कॉर्पियो में चढ़ के भाषण देते हैं, तो लोकतंत्र के मंदिर में भी आप स्कॉर्पियो ही लेके जाएंगे? आम क्वेश्चन है ये। देखिए, निश्चय ही स्कॉर्पियो से का संबंध है और स्कॉर्पियो हमारे दोस्त का है और उम्मीद यही रहेगी अगर कभी ऐसा दिन आया तो संबंध उस स्कॉर्पियो से ही रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ जयराम महतो जी थे जो लगातार जो है भाषा हो गया या फिर 1932 खतियान हो गया या सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ या बोलते आए हैं और छात्र की हक और
अधिकार की बात यह करते आए हैं। और अगर सरकार स्पष्ट नियोजन नीति या है तो 2024 में यह लोग गोलबंद होंगे। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।